पहला प्रश्न है, आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा 1815 की जगह आपको 1814 भी दिया जा सकता है, तो 1814 दिया जाएगा तो 1814 मानिएगा, नहीं तो फिर 1815। वैसे देखा जाए तो आत्मीय समाज की स्थापना 1814 में ही कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और राजा राम मोहन राय जी भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति हैं, कई सारे नामों से इनको नवाजा गया है। और इसके अलावा जो है इनके द्वारा ये आत्मीय समाज की स्थापना जो की गई थी, सबसे पहली संस्था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इनकी संस्था 1828 में ब्रह्म समाज है या ब्रह्म सभा है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको राजा, अब ऐसे नाम में तो था नहीं इनके, लेकिन इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो थे उनका समय था 1806 से 1837, और ये बहादुर शाह जफर के पिता थे। तो वही बहादुर शाह जफर जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उनके पिता थे मुगल सम्राट अकबर सेकंड। और मुगल सम्राट अकबर सेकंड का कुछ मामला था, तो पेंशन संबंधित विवाद था, उसी के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, तब यह उपाधि मुगल सम्राट द्वारा दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा राजा की उपाधि किसने दी है? तो मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने। अंग्रेजों के विरुद्ध 1781 के बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे राजा चैत सिंह जी। और राजा चैत सिंह ने जो है वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, आपको मालूम है, पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा था इन्होंने ज़मींदारों को, और इसी के उसमें जो है राजा चैत सिंह ने जो है बनारस में इन्होंने और साथ में जनता ने सामूहिक रूप से विद्रोह किया था 1781 अगस्त में। और किसके खिलाफ किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स की जो ज़बरदस्ती की नीतियाँ थी, पैसे वगैरह बहुत मांगता था, बहुत करप्ट आदमी था, तो भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा था, तो इसके विरुद्ध में। और 1781 का जब बनारस विद्रोह हुआ तो इसी से प्रभावित होकर बिहार का 1781 का विद्रोह आप पढ़ते हैं, तो बिहार का जो 1781 का विद्रोह है, जो फतेह बहादुर शाही के नेतृत्व में लड़ा गया था, उसके अलावा अकबर अली खान और अन्य नेता भी थे, तो वो जो डायरेक्टली ये प्रभावित था किससे? तो ये प्रभावित था 1781 के बनारस के विद्रोह से। तो राजा चैत सिंह इसके आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन पत्रिकाओं समाचार पत्रों से राजा राम मोहन राय संबंधित थे? तो मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, तो ये दोनों ही अखबार राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे एक से अधिक है। तो और यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे यूट्यूब वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, लेकिन हमने जो टेलीग्राम में क्विज बनाया है वो 5 क्वेश्चन के हैं, 5 ऑप्शन है। जैसा आपको बीपीएससी पूछता है सेम टू सेम वैसे ही है। तो आप अच्छे से जाके जाइए और ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए। जल्दबाजी मत करिए कि आपको सबसे पहले सवाल अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़ लीजिए, टाइम लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। और थोड़ा हो सकता है आपको टाइम भी लगे 5 प्रश्नों के 5 ऑप्शंस के क्वेश्चंस में एडजस्ट होने में, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और जहाँ गलती हो तो उसको जरूर ध्यान दें। जो बहुत अच्छे से चीज़ें फैक्ट्स आपको पता हो वो ठीक है, जो नहीं फैक्ट हो उसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी हम एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न पे हम जहाँ जरूरी हो वहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संचालित प्रकाशित नहीं थी? तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया पहला अखबार था, नवजीवन था, यंग इंडिया था, न्यू इंडिया नहीं था। न्यू इंडिया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने और कौन सा स्टार्ट किया था? तो कॉमनवेल स्टार्ट किया था। और यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और साथ में हरिजन, ये 4 समाचार पत्र गांधी जी के याद रखिएगा। और अभी आगे सभी सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, तो परेशान मत होइएगा, सभी सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे प्रश्न आपके लिए रखे हैं। फिर अब बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम भी है, सोमेश्वर चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो 874 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा 874 या 875 मीटर माना है बीपीएससी ने, तो उससे 1-2 मीटर से कोई फर्क नहीं होता। तो 875 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पर स्थित है सोमेश्वर चोटी? तो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और किसका पार्ट है? तो ये शिवालिक श्रेणी का पार्ट है। हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक का पार्ट है सोमेश्वर चोटी। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 874 मीटर दिया गया, लेकिन बीपीएससी ने प्रश्न दिया था तो वहाँ 875 माना था, तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, 875 ही मानेगा बीपीएससी, और इतना करीब में देगा भी नहीं कभी। तो बाकी विकीपीडिया पे 874 मीटर था, तो इसलिए लिखा गया यहाँ पे। बीपीएससी ने जो प्रश्न दिया वहाँ 875 मीटर माना गया था। दार्जिलिंग के चाय के बागान का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग के जो चाय के बागान है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि असम में होंगे, लेकिन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो सिक्किम से लगता है, तो वहाँ पे है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग जो है कहाँ पे आता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब बने थे? 11 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग में। और सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, या पहले अध्यक्ष थे या अंतरिम अध्यक्ष थे, और ये कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को।
ध्यान रखिएगा। फिर है बिहार विभूति के नाम से कौन मशहूर है, तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा जी मशहूर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा। फिर है बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जी जाने जानते हैं। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर भी हैं, पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तो बिहार केसरी किनको कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह जी को। जननायक के नाम से बिहार के कौन से महान नेता जाने जाते हैं, तो जननायक के नाम से ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको भारत रत्न दिया गया था। अभी 2024 में भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर जी को। इनको किस नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक, और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक। ये फर्क है, तो ध्यान रखिएगा। फिर दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे, तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज जाने जाते थे, और CR दास को जो देशबंधु कहा जाता है। ये फर्क है, तो ये ध्यान रखिएगा। CR दास जी को देशबंधु कहा जाता है, CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। और ये दीनबंधु नाम किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। गांधी जी ने यह नाम उन्हें प्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया था। निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजी में अनुवादित या अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका भी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से कौन नेता संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर महात्मा गांधी जी। तो जब महात्मा गांधी जी जरौदा जेल में 1930 में बंद थे, तब इन्होंने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन का जो कुछ धार्मिक किताबें थी उसी से ट्रांसलेट करके जो है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन नामक जो है गीतिका मतलब लिखा था इसको। तो ध्यान रखिएगा 1930 में जब बंद थे तो इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो उपनिषद और अन्य शास्त्रों से संस्कृत के भजनों और गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था गांधी जी ने, और इसका नाम था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। और ये UPSC में पूछा गया सवाल है, UPSC प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो आंसर है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जब महात्मा गांधी हमेशा के लिए जब जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, तब उनका पहला अधिवेशन कौन था उन्होंने अटेंड किया था, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके अलावा गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन बने हैं, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए आपको। और सभी लोग जो है रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट करने के लिए बस आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि एक लाइक करने से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है वीडियो पे। अब बढ़ते हैं। तो गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता से मिले थे, तिलक, गोखले जो महान नेता थे या उदारवादी सीनियर नेता थे, उन सबसे उन्होंने मुलाकात किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था, तो निजी सचिव के रूप में काम किया था मैडम भीकाजी कामा ने। ध्यान रखिएगा मैडम भीकाजी कामा ने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में दादा भाई नौरोजी के रूप में काम किया था। और ये फेमस है स्टटगार्ट जर्मनी में इन्होंने जो है क्या फहराया था, तो भारतीय तिरंगे को फहराया था। तो ध्यान रखिएगा इंडियन फ्लैग को, तो भारतीय तिरंगे को इन्होंने फहराया था स्टटगार्ट जर्मनी में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया मैडम भीकाजी कामा से। और 1904 में ये सचिव के रूप में काम किया था इन्होंने कुछ समय के लिए, तो ध्यान रखिएगा। और इनको जो है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बिहार के कौन से महापुरुष बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, तो बाबूजी के नाम से बाबू जगजीवन राम जी, आपने नाम भी पढ़ा है, तो बाबू जगजीवन राम। तो ध्यान रखिएगा। और ऐसे प्रश्नों को याद करने का एक ही तरीका है कि आप नाम लेकर पढ़ें। जैसे अभी बिहार केसरी आया था, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी बोलिए, ऐसे बोलिए आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत बना था, तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1936 में। कब, 1 अप्रैल 1936। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। और 1912 में जो है बंगाल और उड़ीसा, तो ध्यान रखिएगा। और 1912 ध्यान रखिएगा 1912 में क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा एक साथ में, तो बिहार और उड़ीसा एक साथ में किससे अलग हुए थे, तो बंगाल से अलग हुए थे। तो बंगाल से अलग हुए थे 1912 में। कब हुए थे, 22 मार्च 1912 को। और चूंकि बिहार मुख्यतः था तो उसमें और उड़ीसा का पार्ट था, तो इसलिए जो है 22 मार्च 1912 को हम क्या मनाते हैं, 22 मार्च 1912 को हम बिहार दिवस मनाते हैं। और इसके बाद फाइनली 1 अप्रैल 1936 को जो बिहार और उड़ीसा एक साथ में थे, तो बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय ऐसे हिमालय के पार्ट हैं जो हिमालय की हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुए हैं। जैसे आपने 3 प्रकार के हिमालय की श्रेणियाँ पढ़ी हैं, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं, फिर मिडिल हिमालय,
फिर उसके बाद है शिवालिक। ये 3 पढ़े हैं आपने, लेकिन इससे पहले भी जो है कुछ हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हुआ जिनको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है पार हिमालय। पार मतलब होता है कि इनसे परे, यानी इनसे परे है, इनसे अलग है। और ये कौन कौन से है, तो सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख है, फिर है झांसकर। तो ध्यान रखिएगा क्रम से है ये, उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो सबसे ऊपर काराकोरम मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, झांसकर मिलेगा। काराकोरम का जो मांस जो है तिब्बत में क्षेत्र फैला हुआ है, वहाँ पे जो है कौन सी श्रेणी है, तो वहाँ पे श्रेणी है कैलाश श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा काराकोरम का ही पार्ट है कैलाश श्रेणी, और काराकोरम का एक्सटेंशन है, विस्तार है कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और झांसकर, और साथ में कैलाश। और इस सीक्वेंस में भी बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। यहाँ आपको पीर पंजाल दे दिया गया था, पीर पंजाल इसका भाग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और क्रम से काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, ये अरेंज करने को आपको बोला गया था। तो नॉर्थ से साउथ आएंगे तो यही क्रम रहेगा आपका। और इसके अलावा काराकोरम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर हिमनद स्थित है, जैसे आपसे पूछा गया था इस बार 6 से 8 में जीएस में। बाल्टेरो ग्लेशियर यहाँ पे मौजूद है, भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे मौजूद है। कई सारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, बियाफो है, कई सारे हैं, बियाफो ग्लेशियर है। तो कई सारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शैल चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं, अर्थात जिनमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो जीवाश्म किस में नहीं पाए जाते, तो ध्यान रखिएगा आग्नेय शैल में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अवसादी शैल में जीवाश्म और खनिज दोनों पाए जाते हैं। तो जीवाश्म पूछे या खनिज पूछे, तो जीवाश्म खनिज किस में पाए जाते हैं, अवसादी शैल में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आग्नेय शैल में नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मैग्मा के ठंडा होने से बढ़ता है, और मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और इसलिए जो है इसमें आग्नेय शैल में संभव नहीं होता कि कोई जीवाश्म वगैरह बचेगा भी, अगर होगा भी तो साफ़ हो जाएगा, जल के खाक हो जाएगा। तो जीवाश्म बिल्कुल किस में नहीं पाया जाता है, तो आग्नेय शैल में। और किस में पाया जाता है जीवाश्म या खनिज, तो अवसादी शैल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो ये चट्टानें धरती की आंतरिक परत में मैग्मा के ठंडा होने से, एक पहला केस, और दूसरा पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडे होने से बनते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जब मैग्मा बाहर आता तो उसको हम लावा कहते हैं, अंदर रहता तो मैग्मा कहते हैं, और दोनों से 2 प्रकार के चट्टानें बनती हैं, और इन्हीं को ये जीवाश्म रहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है, तो प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण हम अरवली पर्वत श्रेणी को बोलते हैं, भारत में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार है। जो राष्ट्रपति भवन आप देखते हैं, राष्ट्रपति भवन देखते हैं आप, तो अरावली के ऊपर ही स्थित है। बस ही कि इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अपर्दन हो गया है, और आप जब जाएंगे राष्ट्रपति भवन में तो आपको थोड़ा सा पोजीशन वो उठा हुआ भी दिखेगा, तो इसी वजह से, क्योंकि वो, और उसको बोलते हैं दिल्ली रिज, दिल्ली रिज बोलते हैं, दिल्ली रिज बोलते हैं, उठा हुआ भाग है, दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी। और प्राचीन वलित पर्वतों का खास बात क्या होता है कि इनकी हाइट बहुत कम हो जाती है समय के साथ में, तो एक इनको पहचानने का तरीका ये भी है। इसके अलावा आपको 3 उदाहरण ध्यान रखने दुनिया में। एक है यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो यूराल पर्वत ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अपलेशियन, ये सभी पूछे गए हैं बीपीएससी में, हमने आपको ये सारे प्रश्न कराए हैं। एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला ध्यान रखिएगा, ये भी प्राचीन वलित पर्वत है। कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है, पूर्वी भाग में। अमेरिका के पूर्वी भाग में मैप में जाकर देखिएगा तो आपको एप्लेशियन पर्वत मिल जाएगा। 3 उदाहरण है, अरावली, यूराल और एप्लेशियन, तीनों है प्राचीन वलित पर्वत के हैं, और इसमें प्राचीनतम कौन है, अरावली है। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि रायसेना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है, तो इसी का ही पार्ट है। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है अरावली की, तो गुरु शिखर, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च चोटी है अरावली की, गुरु शिखर है। और यहाँ पे इसके अलावा आप जो है नवीन वलित पर्वत ध्यान रखिएगा, नवीन मतलब जो नए बने हैं, तो नवीन वलित पर्वत के उदाहरण ध्यान रखिएगा, क्रम से हम बता दे रहे हैं। रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज़ है दक्षिण अमेरिका में, फिर उसके बगल में आप आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, अफ्रीका में अटलस बोलते हैं। अफ्रीका के ऊपर जाइएगा, अफ्रीका के ऊपर जाइए तो यूरोप पड़ेगा, यूरोप में आल्प्स कहते हैं। एशिया में या भारत में भी कह लीजिए तो हिमालय कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गारो खासी जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो गारो खासी जयंतिया के बारे में आपको महत्वपूर्ण पता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है, तो आपको अच्छे से पता भी है। और गारो में ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। गारो में है नोकरेक चोटी है गारो में। इसके अलावा खासी में क्या स्थित है, तो शिलांग चोटी है, जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो शिलांग चोटी मेघालय की सबसे ऊंची चोटी खासी में स्थित है। चेरापूंजी जयंतिया के दक्षिण में है, तो चेरापूंजी जयंतिया के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और मेघालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, शिलांग चोटी। हाइट देख सकते हैं 1961 या 63 मीटर भी दिया हो सकता है, 65 भी दिया हो सकता है, इतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा।
फिर है हिमालय में निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशियों को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जिसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो परिमाण केवल होता है तो उनको हम अदिश राशियाँ बोलते हैं। द्रव्यमान, भार, चाल, एक से अधिक। अब यहाँ पे आंसर क्या है? तो आंसर है एक से अधिक। और क्यों आंसर एक से अधिक है? क्योंकि द्रव्यमान मास स्केलर होता है। भार क्या होता है? तो भार सदिश राशि होता है। भार सदिश राशि होता है। भार सदिश राशि क्यों होता है? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में लगता है। और चाल जो होता है स्पीड, तो स्पीड भी क्या होता है? तो ये भी अदिश राशि होता है। इसके अलावा जब आप वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी सदिश राशि होता है। तो ध्यान रखिएगा फ़र्क है। चाल स्पीड अगर अदिश राशि है तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे आंसर द्रव्यमान और चाल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एम्पेयर मापने की इकाई है। तो एम्पेयर से हम क्या मापते हैं? तो आपको पता है अच्छे से कि एम्पेयर से हम क्या मापते हैं? विद्युत करंट या धारा नापते हैं, विद्युत धारा या करंट नापते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज से हम क्या नापते हैं? तो विभवांतर। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापते हैं। प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं? तो ओम में मापते हैं। और पावर को वाट में। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तो एंगस्ट्रॉम जो है यूनिट है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का। तो ध्यान रखिएगा एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का। महत्वपूर्ण है सवाल ये। और आवृत्ति किसका है? तो आवृत्ति का क्या है? तो हर्ट्ज है। ऊर्जा का जूल है। दाब प्रेशर का SI मात्रक क्या है? तो दाब का ध्यान रखिएगा पास्कल होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। और बल का आपको पता है न्यूटन होता है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो ये आपसे प्रश्न इस बार पूछा गया था। तो ध्वनि की प्रबलता साउंड इंटेंसिटी की इकाई है डेसिबल। तो ध्यान रखिएगा। फिर नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या होती है? तो नौ संचालन में जो दूरी की इकाई प्रयुक्त होती है उसको हम नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। कि इतना नॉटिकल माइल्स, जैसे जब आप भारत का समुद्री क्षेत्र पढ़ते हैं तो आपको किस में बताया जाता है? नॉटिकल माइल्स में। क्यों नॉटिकल माइल्स में बताया जाता है? क्योंकि समुद्र का जो दूरी है हम उसको किस में मापते हैं? नॉटिकल माइल्स में मापते हैं। तो इसलिए आपको जो भारत की समुद्री दूरी है कि जहाँ तक भारत का अधिकार है उसको हम किस में देखते हैं? नॉटिकल माइल्स में। और नॉट क्या है? तो ये भी देखिए, ध्यान रखिए। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल माइल है। और नॉट किसको बोलते हैं? तो जहाज के चाल की माप को हम नॉट बोलते हैं। तो ये फर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल सम्राट कौन से थे? तो भारत के मुगल सम्राट उस समय थे अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अकबर का टाइम पीरियड क्या है? तो 1556 से 1605। तो 1605 तक है। तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर 1600 को अकबर ही जो है भारत के सम्राट होंगे। मुगल जहांगीर कब थे? तो 1605 से 1627। जहांगीर के समय में 1608 में आया था, भारत में पहुंचा था। और फाइनली जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा था विलियम हॉकिंस 1609 में। और 1613 में आए थे राजा जेम्स प्रथम के जो एम्बेसडर थे जिनका नाम था थॉमस रो। तो 1613 में पहुंचे थे जहांगीर के समय में। कौन 1609 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था? तो विलियम हॉकिंस। भारत ही पहुंचे थे 1608 में ही, इसलिए आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। लेकिन 1608 में भारत पहुंचे थे, लेकिन दरबार में कब पहुंचे? तो यहाँ प्रश्न आपको दरबार का पूछा जा रहा है। तो दरबार में ये कब पहुंचे? तो 1609 में। और ध्यान रखिएगा हॉकिंस 1608 में भारत आए थे, 1609 में जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये भी प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया कि इंग्लिश खान की उपाधि जो है किसने दी थी? तो हॉकिंस को दिया गया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है। कब हुआ है? तो 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल नवाब को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति की नींव डाली थी? तो जब वास्तविक शक्ति की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध तो सबसे पहले हुआ है। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है 1764, इसको हम बोलते हैं कि अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति की नींव डाली। क्यों डाली? क्योंकि 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ था बक्सर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इसमें बंगाल नवाब एक तरफ, अवध नवाब और मुगल बादशाह तीनों लोग एक साथ में। तो बंगाल नवाब, अवध नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा। सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़ी सेनाओं को हरा दिया, जिसमें मुगल बादशाह का भी सेना शामिल है। तो ये बहुत बड़ी विजय थी। तो ये डिसाइसिव भी थी, निर्णायक भी थी। तो ये बक्सर विजय ने अंग्रेजों की भारत में वास्तविक शक्ति की नींव डाली है। फिर 21 संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार प्राप्त किए थे 1765 में। तो ये था इलाहाबाद की संधि। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजों की तरफ से इलाहाबाद की संधि को। और ये कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल, जब बक्सर का युद्ध चल रहा था तो उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, बीच में एब्सेंट थे वो। तो उस समय वेंसी टाट थे। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग प्रश्नों का लेवल देख रहे हैं। तो आप ऐसे ही प्रश्न आपको 5 विकल्प वाले अगर करने हैं तो आपको इसी वीडियो के लिंक में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा।
क्विज वाला जो नया है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर ले और जाके प्रश्नों को अटेम्प्ट कर ले और अपनी पढ़ाई तैयारी को मजबूत करें। वहाँ से आपको चीज़ों का रिवीजन भी हो जाता है। हम ऐसे प्रश्न बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, प्रश्नों के माध्यम से फैक्ट्स भी आपको याद हो जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो ध्यान रखिएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और ये एकमात्र अधिकार आपसे पूछा जाता है कि मूलभूत अधिकार में कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो मूलभूत अधिकार वाले पार्ट में भाग 3 में एक यही अनुच्छेद 21 है जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान है? तो बैकवर्ड कमीशन। तो बैकवर्ड कमीशन से रिलेटेड जो है अनुच्छेद 340 है और राष्ट्रपति जो है पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं 340 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीट आरक्षित किए गए? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िए, राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति SC और ST के लिए सीट आरक्षण की बात कहाँ की गई? तो 332 में। लोकसभा में कहाँ बात किया गया? तो लोकसभा में 330 में। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में 330 में बात किया गया। लोकसभा, यहाँ राज्य विधानसभा पूछा गया लेकिन लोकसभा पूछेगा तो 330 में SC ST का रिजर्वेशन का बात किया गया और 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है चंपारण के नील किसानों का मुद्दा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में संज्ञान में आया था? तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं BPSC द्वारा। ये था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन था और ये प्रश्न आपसे पूछा गया था जब BPSC ने, तो BPSC ने ऑप्शन में 1916 नहीं दिया था, वो चेक कर रहा था कि आपको कितना आइडिया है। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार राजकुमार शुक्ला मुद्दा लेके पहुंचे थे चंपारण के नील किसानों का गांधी जी के पास में। और आपकी जानकारी के लिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं, तो शॉर्ट्स में जाके आप डिटेल में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे चंपारण से रिलेटेड हमने बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमने वहाँ पे शॉर्ट्स बनाए हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाके एक बार शॉर्ट सेक्शन में जाके इसी चैनल के देख लीजिएगा। तो चंपारण के नील किसानों का मुद्दा 1916 लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के संज्ञान में आया। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन है जो बिहार में हुआ, RN मुधोलकर की अध्यक्षता में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार जिस अधिवेशन में भाग लिया वो 1912 का बांकीपुर अधिवेशन ही है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अंततः कब लौटे थे? तो भारत दक्षिण अफ्रीका से फाइनली कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को हम क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस। बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष से RN मुधोलकर। मदरलैंड नामक अखबार किसने स्टार्ट किया था? तो मदरलैंड महत्वपूर्ण है और ये स्टार्ट किया था मौलाना मजहरुल हक ने। तो मौलाना मजहरुल हक ने मदरलैंड स्टार्ट किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्चलाइट। और एक और हमने आपको बताया है जो इन्होंने बिहार आंदोलन के लिए, बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए जो इन्होंने आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था आंदोलन का सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, उसके लिए किस अखबार का इन्होंने संचालन किया था उसका आप नाम बताइए। बाकी सर्चलाइट अखबार इन्होंने बाद में स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। किसने सर्चलाइट अखबार का प्रकाशन किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और इस अखबार के पूछा गया BPSC में, तो संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। तो 1918 में पटना से शुरू किए थे और सच्चिदानंद जी इस अखबार के संस्थापक थे और इस अखबार के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बढ़ते हैं। गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जाहिर सी बात है जिनके गुरु होंगे वही लिखे होंगे, तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोखले, तो गोखले, और इसीलिए गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने। फिर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाकी हमने पुस्तक वगैरह का आपको सब कुछ दे रखा शॉर्ट्स में, तो आप जाके देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो है वहाँ पे चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान मालिकों के विरुद्ध कब पारित हुआ था? तो ये प्रश्न आपसे TRE में पूछा गया, वहाँ आपको महीना दिया गया था, हमने यहाँ पे पूरा डेट दे दिया, तो 4 मार्च 1918 को। और हमने जब प्रश्न कराया था पहली बार तो 2000 PIQ की सीरीज में, तो हमने इसका आंसर मतलब वहाँ तो नन ऑफ दीज ही था, लेकिन हमने आपको शायद अप्रैल बताया था, तो मार्च कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा 4 मार्च 1918 को ये पारित हुआ था। 3 कठिया पद्धति से नील किसानों को मुक्ति मिलती है। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो चंपारण कृषि जांच समिति बैठी थी और उसमें जो है महात्मा गांधी भी शामिल थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई। तो ध्यान रखिएगा FG सलाई या FG सलाई, तो ये अध्यक्ष थे इस समिति के।
फिर किस व्यक्ति ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह पहल को सफल बनाया था? तो अपनी पत्रकारिता करके जो है पीर मोहम्मद मुनीस ने। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है कई सारे लेख लिखे थे चंपारण के किसानों की दुर्दशा से रिलेटेड, और उससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। और इसके अलावा ये जुड़े थे, पीर मोहम्मद मुनीस किस अखबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे प्रताप से। और प्रताप अखबार के जो संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो संपादक और संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। पीर मोहम्मद मुनीस क्या थे? तो संवाददाता थे। इनको काम था रिपोर्टिंग करना, तो जा जाके रिपोर्टिंग करते थे। फिर उन्होंने जब दुर्दशा देखी नील किसानों की, तो उन्होंने उस पर लेख भी लिखे थे कई सारे महत्वपूर्ण, और ये हमने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से और बिहार स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया है, कराया है, तो देख लीजिएगा वहाँ से। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के पहल को इन्होंने पीर मोहम्मद मुनीस ने सफल बनाया था। बाकी प्रताप अखबार से ही जानकारी मिली थी गांधी जी को। प्रताप अखबार के संपादक कौन थे? कानपुर से प्रकाशित होती, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। संस्थापक भी यही थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत सरकार के सर्वोच्च कानून अधिकारी, पॉलिटी के कुछ प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद अन्य सब्जेक्ट के आएंगे। तो भारत सरकार के सर्वोच्च कानून अधिकारी, जिनको हम महान्यायवादी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और अनुच्छेद 76 के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, महान्यायवादी से रिलेटेड प्रावधान है। और अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायाधीश संघ के कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं, और इनकी नियुक्ति सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब भी राष्ट्रपति कहेंगे कि आप हट जाइए अपने पोस्ट से, तो उनको हटना पड़ेगा, ये मतलब होता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के बारे में उल्लेख है? तो क्षमादान शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 72 में उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। फिर है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के, तो ध्यान रखिएगा विधानमंडल के नहीं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी को अलग से ऐड किया गया। तो 70 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो उसने जो है दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अधिकार दिया है। तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, यही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। कौन कौन होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, नामित नहीं होते हैं। तो जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको नहीं पार्टिसिपेट करना होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और उपयुक्त में से सभी यहाँ पे हो जाएंगे। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति जो है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, जो किसमें होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये, यूपीएससी में भी इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, और अनुच्छेद 53 में इसके बारे में उल्लिखित है। अनुच्छेद 53 में इसके बारे में उल्लिखित है, फिर से देख लीजिए, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति। तो ध्यान रखिएगा, संघ की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के हेड होते हैं, गवर्नमेंट सरकार के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जब भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति की बात होगी तो किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। फिर संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को या प्रियम्बल को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। फिर संविधान के किस भाग को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज। तो एंडीज जो है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऊंची मतलब ऊंचाई में सबसे जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, नंबर 1 पर है। और एंडीज लंबाई में सबसे लंबी है। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 8000 किलोमीटर से भी इसकी लंबाई है। पूरा दक्षिण अमेरिका कवर करता है पश्चिमी साइड से। निम्नलिखित में से प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो अटलस के बारे में हमने बताया था, नवीन वलित पर्वत है। आल्पस भी नवीन है। यूराल क्या है? तो यूराल प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकीज भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, अलग से नोट कर लीजिएगा, हमने आपको पहले भी बताया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये माही नदी गुजरात में स्पेशली बहती है। और ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको 2 बार पार करती है। तो माही नदी कांगो जायरे नदी है, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को ये 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। और ये भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी।
चिनूक जो कि एक स्थानीय गर्म पवन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? तो चिनूक के बारे में इस बार 6 से 8 में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रेरी क्षेत्र में बहती है। कहाँ बहती है? प्रेरी क्षेत्र में। और प्रेरी क्षेत्र कहाँ पे है? तो कनाडा और यूएस में है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल से उतरते हुए प्रेरीज के घासी के जो मैदानी क्षेत्र वहाँ बहती है। इसे स्नो ईटर, बर्फ़ खाने वाली हवा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आगमन से सर्दियों का तापमान बढ़ जाता है, बर्फ़ पिघलने लगती है और सर्दियों का तापमान बढ़ जाता है। और ये रॉकीज पर्वत है, तो रॉकीज पर्वत के पूर्व साइड में, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेरीज स्थित है, प्रेरीज घास के मैदान स्थित है, तो रॉकीज पर्वत के पूर्व में बहती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर दक्षिण, पहले उत्तर दक्षिण की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम कितना? तो 2933 किलोमीटर है। फिर भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट। और इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। क्लियर है? और इसकी स्थिति क्या है? अब स्थिति क्या है? तो 6 डिग्री 4 नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। सबसे दक्षिणी पॉइंट भी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कोल कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम पर। भारत के प्रथम रामसर स्थल कौन से थे? तो भारत के प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील था, और साथ में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान का, दोनों को एक साथ में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो दोनों एक साथ में हो जाएंगे। तो और कई बार आपको उड़ीसा भी मतलब चिल्का लेक ही दिया रहता है, तो चिल्का लेक के बारे में ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? साइंस के प्रश्न है। तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इंटू 10H2 इसका पूरा नाम है। तो Na2CO3 इंटू 10H2 इसका पूरा नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार प्रश्न पूछा गया था 6 से 8 में, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा कहते हैं। और फार्मूला उसका Na2CO3 10H2 होता है। विटामिन सी किसका रासायनिक नाम है? तो आपको पता है कि विटामिन सी हम एस्कॉर्बिक अम्ल को कहते हैं। फिर थायमिन और टोकोफेरॉल आपको पता ही है, कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमने आपको रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ाया है, और हमने आपको क्लियरली बताया है कि क्रिस्टलीकरण जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इसके अलावा जो ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ये भी किसका उदाहरण होता है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो दोनों उदाहरण महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी रासायनिक परिवर्तन में जंग लगना वगैरह, दूध का दही में कन्वर्ट होना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सेब का जो कलर चेंज हो जाता है, काट के रख दीजिए, सेब कलर चेंज हो जाता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन के कारण। फिर स्टेनलेस स्टील, लोहे को किन धातुओं के तत्वों के मिश्रण से बनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, स्टेनलेस स्टील जो है कार्बन का हम प्रयोग करते हैं, क्रोमियम और निकल का प्रयोग करते हो, मैंगनीज का, तो सभी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज का प्रयोग करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ये सभी प्रश्न आपसे एनसीईआरटी से लिए गए। साथ में आपको जो स्रोत भी लिखा हुआ है, जैसे सेवन विज्ञान एनसीईआरटी, इसका मतलब सेवन विज्ञान एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं। लोहे पर जिंक चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो लोहे पर जिंक चढ़ाने के प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या सदलेपन कहते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा वायुयान जो है कहाँ उड़ते हैं? तो वायुयान भी इसी परत में, समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। मध्य मंडल में जो उल्का पिंड आते हैं, इसी में जल के खाक हो जाते हैं, तो उल्का पिंड जो जल के यहाँ पे खाक हो जाते हैं मध्य मंडल में। सबसे ठंडा मंडल भी है, -80 डिग्री टेम्परेचर भी इसका होता है मध्य मंडल का। और सभी मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, बादल निर्माण वगैरह सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर है सबसे ठंडा मंडल कौन सा? तो क्लियर है आपको, मध्य मंडल है, -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है इसका। कीट भक्षी पौधों के उदाहरण कौन से हैं? तो वीनस फ्लाई ट्रैप भी उदाहरण है, सनड्यू भी उदाहरण है। घटपर्णी को तो आप जानते ही हैं बचपन से, पिक्चर प्लांट जो कि मेघालय में पाया जाता है, इसका नाम एक और नेफेंथीस भी है। तो नेफेंथीस या पिक्चर प्लांट मेघालय में पाया जाता है। और ये तीनों क्या है? तो ये कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है। कीट भक्षी पौधे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं? तो नाइट्रोजन रहित, तो नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में रहते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी जिन मृदा में होती है उसमें पनपते हैं, और इस वजह से जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन जानवरों को, मतलब इन कीड़ों को खाते हैं, मतलब कीड़ों को मारकर ये सभी खाते हैं। निम्नलिखित में से रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की सूची में शामिल होने वाले बिहार के 2 स्थल कौन से हैं? तो रामसर आर्द्र भूमि स्थलों की सूची में शामिल होने वाले बिहार के 2 स्थल कौन से हैं? तो नागी पक्षी अभ्यारण्य भी है जमुई का, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, दोनों जमुई के हैं, तो इसलिए याद करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही हैं। तो दोनों को क्या घोषित किया गया है? तो रामसर आर्द्र भूमि स्थल 81 और 82 नंबर का।
तो ध्यान रखिएगा, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। और भारत में रामसर जो स्थल उनकी कुल संख्या 82 हो गई। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 16 है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 16 है। फिर है पश्चिम चंपारण के किस स्थान से महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो ये आपने प्रश्न नया हो सकता है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा, भीतिहरवा आश्रम था। तो भीतिहरवा आश्रम 16 नवंबर 1917 को बापू ने भीतिहरवा आश्रम की नींव डाली थी और यहाँ पर एक विद्यालय कुटिया बनाई थी। यहीं से चंपारण सत्याग्रह की इन्होंने शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न ये। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा? तो रेणुका भूमि है, रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल भी है। फिर है प्रताप अखबार, जो चंपारण के नील किसानों के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा मुखर रहा था। इस अखबार के संपादक कौन थे? तो प्रताप अखबार के संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी संपादक भी थे, संस्थापक भी थे। कानपुर से पत्रिका निकलती थी। और गांधी जी को प्रताप अखबार के संवाददाता पीर मोहम्मद मुनीस के लेखों के माध्यम से चंपारण किसान के दुर्दशा के बारे में पता भी चला था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी महत्वपूर्ण है, गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1905 में। फिर है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? तो आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी जी ने किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक अगर हम देखें ध्यान से, तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1897 में जेल गए हैं, 18 महीने की जेल गए हैं सिर्फ अपने भाषण की वजह से। उसके बाद भी इनका मन नहीं मानता है। फिर 1908 में फिर से ये भाषण देते हैं, फिर से जेल जाते हैं 6 साल के लिए। फिर उसके बाद 1916-17 में ये जो है स्वराज पे भाषण देते हैं। फिर जो है इनके ऊपर राजद्रोह, 3 बार राजद्रोह का मुकदमा चला है। तो सोचिए ऐसा राष्ट्रवादी जिसके ऊपर 3 बार राजद्रोह का मुकदमा चला लेकिन फिर भी नहीं वो मतलब रुक रहा है, तो वही हो सकता है जिसको महात्मा गांधी आधुनिक भारत का निर्माता कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही वो जुनून है भारत को अलग देखने का, भारत को स्वतंत्र देखने का। तो बाल गंगाधर तिलक जी इस प्रश्न के आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन से थे? तो अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय जी। और इसको याद करने का आप एक तरीका भी, ऐसे में मतलब हम लोग कई तरीके से चीज़ों को याद करते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया, तो सोचिए कि गरम दल के नेता हैं और गरम दल में भी सीनियर मान लीजिए तो लाला जी की बात कर लेते हैं। तो लाला जी अनहैप्पी इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे करके याद भी कर सकते हैं। हालांकि तिलक में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तिलक की कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य, जो महत्वपूर्ण है। मंडाले जेल में इन्होंने 1908 से 14 के बीच में, जब 6 साल के बीच जेल हुई थी इनको, तो इन्होंने उस समय गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी? अनहैप्पी इंडिया। बाकी सभी जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रवादी हैं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को जाके शॉर्ट्स से देख लीजिएगा, वहाँ हमने आपको बताया है। वंदे मातरम अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ये आपसे इस बार प्रश्न पूछा गया था और इंग्लिश में यह प्रश्न लिखा गया था। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें। इंग्लिश में लिखा था वंदे मातरम, हिंदी में लिखा था वंदे मातरम। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था वंदे मातरम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सही लिखा है। तो वंदे मातरम अखबार की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल ने। अरविंदो घोष कौन थे? तो इसके संपादक थे। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था संपादक, और संस्थापक अगर पूछे तो बिपिन चंद्र पाल। कब? 1905 में। अगला प्रश्न है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंदो घोष जी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। इसके अलावा इनका न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इन्होंने कह सकते हैं कटाक्ष करते हुए जो उदारवादी नेता है उनके ऊपर लिखा था कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यानी बूढ़ों के लिए नया लैंप, नई रोशनी दिखाते हैं हम लोग। तो अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा है और द लाइफ डिवाइन पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। फिर है सर्वप्रथम बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा ध्यान रखिए 20 जुलाई 1905। ठीक है, हमारी तरह से गलती मत कर दीजिएगा, डेट के अलावा आपको महीना भी देखना होता कई बार। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है? तो 20 जुलाई 1905 को। तो ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई है। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905 को। विभाजन लागू कब हुआ? तभी आपका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। इसी को शोक दिवस मनाया गया था। किस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने स्वराज की आत्मा कहा था? तो स्वराज की आत्मा, सोल ऑफ स्वराज किसको कहा था? तो स्वदेशी आंदोलन को। पहली बार ब्रिटिश सरकार के विरोध में बायकाट किया गया था। बायकाट के साथ में स्वदेशी की बात की गई थी। तो इससे बड़ा आंदोलन कोई अभी तक भारत में हुआ ही नहीं था जिसने अंग्रेजों का बायकॉट का बात किया था, साथ में स्वदेशी को बढ़ावा देने का बात किया। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको स्वराज की आत्मा कहा था। स्वराज का मतलब क्या होता है? खुद का शासन, स्वयं का शासन। और जब आपको स्वयं का शासन करना है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा जिस पे हम डिपेंडेंट है। साथ में हमें स्वदेशी की बात करनी पड़ेगी कि भाई जो हमारी चीज़ें हम उसको प्रमोट करें। तो इसलिए स्वराज की आत्मा कौन है? स्वदेशी आंदोलन है। क्लियर है?
1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बनारस में ये हुआ था। दादा भाई नौरोजी 1906 कलकत्ता अधिवेशन, रासबिहारी घोष 1907 सूरत अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं तीनों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वशासन स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो स्वशासन या स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करने का पहली बार आया था 1906 में। पूर्ण स्वराज जब आपसे पूछेगा, पूर्ण स्वराज, तो आपका आंसर 1929 होगा। पहली बार स्वराज पूछेगा तो आंसर 1906 कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। जिन खगोलीय, अब जो है आपके एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न है भूगोल से। जिन खगोलीय पिंडों के पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन खगोलीय पिंडों के पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। ग्रह के पास उनकी खुद की ऊष्मा और ऊर्जा नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा। तो जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उनको हम क्या कहते हैं? तारा बोलते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य एक तारा है। आगे बढ़ते हैं। तारे बड़े आकार के होते हैं, ये गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, इनके पास खुद की ऊष्मा प्रकाश होता है, जिन्हें बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य उत्सर्जित करता है। सूर्य के बारे में कौन से कथन सही है? सूर्य एक तारा है, सूर्य के पास स्वयं की ऊर्जा एवं प्रकाश है, सूर्य एक पीला तारा। तो सूर्य एक पीला तारा आपसे पूछा ही गया था, तो आप आंसर यहाँ पे तीनों सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही है। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो जो बाह्य ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, तो इनमें चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिंग्स पाए जाते हैं, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो कौन से ग्रह के? तो ये इनको जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। जोबियन, जो बाद के 4 ग्रह हैं उनको जोबियन ग्रह कहा जाता है। जो अंदर के 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, हमने कई बार आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। पृथ्वी ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, तो सही बात है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा भी। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा। पृथ्वी एक स्थलीय आंतरिक ग्रह है, ये भी सही है। मंगल ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो आपको ये गलत है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है। तो वीनस को, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। बुध मरकरी ग्रह के बारे में सही कथन क्या है? यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सही बात है। बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये गलत बात है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते, तो ये भी सही है। तो बी गलत है, ए और सी यहाँ पे सही है। बी क्यों गलत है? क्योंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग यहाँ पूछा गया, तो लगभग में 8 मिनट। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, आपने देखा होगा, और ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 8 मिनट 19 सेकंड। तो 8 मिनट 19 सेकंड एग्जैक्टली टाइम लगता है। पृथ्वी का ग्रह का आकार कैसा है? तो पृथ्वी ग्रह का आकार को हम स्पेशल नाम देते हैं, वो नाम क्या है? भू-आभ। तो ध्यान रखिएगा, भू-आभ, इसको जियोइड बोलते हैं, और ये सर्किल होता है, और जियोइड कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का जियोइड होता है, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन उसको चपटा कर देते हैं तो जियोइड हो जाता है। सर्किल को जब ऊपर पोर्शन हम चपटा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? जियोइड हो जाता है। तो पृथ्वी की जो आकार है पृथ्वी ग्रह का कैसा है? तो भू-आभ है, जियोइड है, और स्पेशल नाम पृथ्वी के शेप को दिया गया है। चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो एकमात्र उपग्रह तो है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29 दिनों में पूरा करता है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिनों में? 27 दिनों में। और बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। गलत स्टेटमेंट आपसे पूछा था। फिर है क्षुद्र ग्रह पेटी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पेटी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण नहीं है? तो जोबियन ग्रह यानी जो बाहरी ग्रह हैं, तो बृहस्पति बाहरी ग्रह है, शनि भी है, यूरेनस भी है। मंगल क्या? आंतरिक ग्रह है, स्थलीय ग्रह। तो आंतरिक और स्थलीय ग्रह है, तो ये जो है जोबियन ग्रह का उदाहरण नहीं है। इनको हम बृहद ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद ग्रह भी कहते हैं, यानी बड़े बड़े ग्रह। आगे बढ़ते हैं। शुरू के 4 जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये स्थलीय आंतरिक ग्रह है, जबकि 4 लास्ट के तो बृहस्पति और उसके बाद के सभी ग्रह जोबियन प्लेनेट या गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्लियर है? जयप्रकाश नारायण लोकनायक की जीवनी किसने लिखी है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जयप्रकाश नारायण जी की, जिनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो उनकी जीवनी किसने लिखी है? बायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जीवनी लिखी है जयप्रकाश नारायण जी की। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जेपी नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो आंसर हो जाएगा ए और बी। फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो
आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने पुस्तक लिखी है संपूर्ण क्रांति की ओर, और 5 जून 1974 को, ये भी ध्यान रखना आपको, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जेपी नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और उसी पर आधारित इनकी पुस्तक है संपूर्ण क्रांति की ओर। निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है। तो आंसर ए और सी है। तो पोटेशियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपने सोडियम पढ़ा होगा, पोटेशियम नहीं पढ़ा होगा, तो पोटेशियम भी होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया? धातु। यहाँ आप गलती करते हैं, धातु नहीं पढ़ते हैं, धातु नहीं पढ़ते, बस देखते ही आंसर कर देते हैं। तो धातु यहाँ पे, ठीक है, तो धातु है। धातु कौन सा है? पारा है। पारा मरकरी धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में होता है। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होता है, ये फर्क होता है। तो ब्रोमीन अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, जो द्रव्य अवस्था में होता है, ये फर्क है। तो इसलिए ब्रोमीन आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्या पूछा गया? धातु। धातु हमारा पारा है। किस अधातु नॉन मेटल को जल में रखा जाता है ताकि उसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क ना हो? तो आप सोर्स देख पा रहे हैं कहाँ से हमने प्रश्न लिया। तो किस अधातु नॉन मेटल को जल में रखा जाता है जिससे उसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क ना हो? तो ये है फास्फोरस। महत्वपूर्ण सवाल है। फास्फोरस को हम किस में रखते हैं? जल में रखते हैं। यहाँ भी आपने प्रश्न नहीं देखा था, कई लोगों ने बस देखा, तुरंत क्या लगा दिया आंसर? सोडियम। सोडियम को भैया केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि इससे ऑक्सीजन से संपर्क ना हो। तो नॉन मेटल में किसको जल में रखा जाता है? तो आंसर यहाँ पे फास्फोरस है। और यहाँ पे और आप देखते ध्यान से, तो यहाँ पूछा गया था नॉन मेटल। ये आपकी सोडियम क्या है? मेटल है, धातु है। आगे बढ़ते हैं। और फास्फोरस की बात करें तो बहुत सक्रिय धातु है, हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो है जीवाणु कौन से हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से। बाकी हमने आपको एनसीईआरटी में बताया कि नीलहरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये भी उदाहरण है। ये भी क्या करते हैं? तो ये भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए और बी है। स्यूडोमोनास ध्यान रखिएगा डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन की जब बात आएगी, डीनाइट्रीकरण की बात आएगी, तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास हो जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया को जो है क्या कहते हैं हम? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो N2 को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो N2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं दोनों। लेकिन जब डीनाइट्रिफिकेशन की बात आएगी, डीनाइट्रीकरण की बात आती है, तो वहाँ पे नाइट्रेट को N2 में कन्वर्ट किया जाता है। ये फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में करने से पौधे नाइट्रोजन के इस यौगिक को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी N2 को पौधे नहीं ले सकते, किसको ले सकते हैं? नाइट्रेट को। तो नाइट्रेट में ये जो जीवाणु हैं कन्वर्ट कर देते हैं, आसानी हो जाती पौधों को। फिर निम्नलिखित में से किसने, अब आपके हिस्ट्री के सवाल है, तो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची अधिवेशन याद कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का बनारस अधिवेशन याद कीजिए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में हमने बताया कि 1920 का विशेष अधिवेशन इन्होंने अटेंड किया था। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1931, 1905, 1920 ये हमने सबका दे दिया यहाँ पे। डू और डाई नामक पत्रिका किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रकाशित किया था? यहाँ भी आपने आओ ना देखा था, तुरंत महात्मा गांधी जी लगा दिया। तो यहाँ ये गलती नहीं करनी है। क्या पूछा? पत्रिका पूछा है। गांधी जी पत्रिका थोड़े ना निकाले थे, अगर निकाले होते तो आपको पता होता ना। गांधी जी ने तो नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लेकिन डू और डाई नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो आंसर है जी राम मनोहर लोहिया जी। तो राम मनोहर लोहिया जी ने इसको प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखिएगा। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ये आपको प्रश्न पूछा गया है पीआरटी में। तो ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय, और इसी के नाम से इनकी पुस्तक भी है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नामक पुस्तक भी किसने लिखी है? तो एकात्म मानववाद नामक पुस्तक भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखी है। फिर है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष, और ये आपने प्रश्न है हेड मास्टर या हेड टीचर में भी देखा है। तो हमने उससे पहले प्रश्न ऑलरेडी बना रखा, 3 वीक अगो का है, तो आप देख सकते हैं। तो घनश्याम दास बिरला जी प्रथम अध्यक्ष थे। अमृतलाल ठक्कर जो है ये सचिव थे। महात्मा गांधी संस्थापक थे। सब हमने आपको बताया, पढ़ाया है। और 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। 30 सितंबर 1932 को। उससे पहले पूना समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। फिर 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका भी स्टार्ट की है। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ भी आपने आओ ना देखा था, संस्थापक अध्यक्ष लाला हरदयाल लगा दिया। ये गलती नहीं करनी है। 27% लोगों ने यही गलती की थी। हालांकि इससे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, हमें पता होता है।
कई लोग आंसर चेंज कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप ये चीज़ है कि टेलीग्राम में जब आप क्विज अटेंड करेंगे तो वहाँ आप आंसर नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए ध्यान से प्रश्नों को करिएगा, पढ़िएगा। एक बार आपने आंसर क्लिक कर दिया तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आपको भी गिल्ट होगा कि हमने प्रश्न गलत कर दिया है। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा, थोड़ा टाइम लगे ठीक है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। जब स्थापना हुई है तो ये अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, तो इसलिए संस्थापक अध्यक्ष जब पूछेगा तो सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे। संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल है। सोहन सिंह भाकना भी संस्थापक, लेकिन आपसे संस्थापक में केवल लाला हरदयाल को ही दिया जाता है, लेकिन कई बार अगर सोहन सिंह भाकना भी नाम में संस्थापक में पूछा गया तो ये भी दोनों लोग हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो सोहन सिंह भाकना, क्लियर है। 1913 में स्थापना हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, रटाइए आपको सब। गदर नाम का अखबार भी निकालते थे उर्दू में। आगे बढ़ते हैं। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। महत्वपूर्ण सवाल है इस बार के लिए। 21 अक्टूबर 1951 को जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, साइंस से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह ग्रह, यह जो है किस रंग के लौह के साथ जलता है, तो एनसीईआरटी में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास में। तो ये श्वेत, वाइट, सफ़ेद रंग के कलर के साथ में जलता है, तो ध्यान रखिएगा। और एमजीओ में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। 2Mg + O2 इसका रिएक्शन है, 2MgO बनता है। कौन रासायनिक अभिक्रिया होने के लक्षण है, तो अवस्था एवं रंग में परिवर्तन होता है। गैस और निकास का उत्सर्जन, ये भी होता है रासायनिक प्रक्रिया में। तापमान में वृद्धि भी रासायनिक प्रक्रिया का संकेतक होता है। तो तीनों ही यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के संकेतक है, ध्यान रखिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना हम किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को। बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसको जो है लाइम वाटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। 2AgCl इसका डिकम्पोजिशन हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, 2Ag + Cl2 बनाया कुछ इस तरीके से। 2AgCl सनलाइट है यहाँ पे, और 2Ag बना + Cl2 बना। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो एनसीईआरटी से सवाल है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन का। इसके अलावा सेम AgBr के साथ में कर दीजिए, तो ये भी जो है दोनों ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो विस्थापन में आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को हटा देता है, तो सल्फेट के साथ में फेरस सल्फेट हो जाता है। जिंक किसी प्रकार कॉपर को हटा देता है तो जिंक सल्फेट हो जाता है। Pb भी, तो ध्यान रखिएगा, Pb लेड भी ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है तो कॉपर को हटा देता है। तो यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया के, महत्वपूर्ण है, तीनों ही 10th एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आयरन, जिंक और लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए कॉपर को उनके यौगिक से हटा देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उपचयन ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है, तो उपचयन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो ये उपचयन ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ भी जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उपचयन अपचयन दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं उनको। तो जहाँ दोनों होते हैं तो दोनों का उदाहरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास वो अपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के उदाहरण है, तो हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया के फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, लिटमस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर A और B है। तो ध्यान रखिए हल्दी को, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है बीपीएससी में कि अगली बार ये सब भी दिया जा सकता है, और लिटमस तो है ही। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक अम्ल है, नेचुरल है, नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अम्ल क्षार सूचक हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि लिटमस का हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, लाइकन से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, तो निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज भी है और फिनॉल पैथिलीन भी है। 10th एनसीईआरटी से सवाल है, सिंपल सा आंसर यहाँ पे A और B दोनों सही है। संश्लेषित क्या होते हैं, तो जिनको हम बनाते हैं केमिकली, जिनको हम बनाते हैं उनको हम संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन है।
और इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी जो जुड़े हैं हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि समय बहुत कम है और हमने आपको एकलव्य सीरीज़ का जो हमने आपको पूरा सिलेबस कवर कराया है, बाकी हमने एनसीईआरटी वगैरह का सबको हमने आपको पीडीएफ पीआरटी ग्रुप में जब जाइएगा ऊपर स्क्रॉल करके तो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। उससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो आपको एनसीईआरटी के भी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जो पहले से अभ्यर्थी जुड़े हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करें। फिर निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के उदाहरण है? तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गंधीय सूचक तो वेनिला, प्याज, लौंग तीनों ही हैं। कौन है? तीनों ही हैं। तो वेनिला, प्याज और लौंग तीनों जो है गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के उदाहरण होते हैं, महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। और इनकी गंध जो है अम्ल और क्षार माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, तो इसलिए इन्हें अम्ल क्षार सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इनकी गंध होती है, स्मेल होती है, तो स्मेल के आधार पे जो सूचक इस्तेमाल होते हैं उनके हम गंधीय सूचक बोलते हैं। नाम से आपको पता चल गया, बाकी इंग्लिश में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल एवं लवण बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो पता है आपको अच्छे से, उदासीनीकरण कहते हैं। और इसके अलावा बीपीएससी ने एक नाम और रखा है इसका, तो निष्प्रभावीकरण। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या निष्प्रभावीकरण होता है ये। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा उदाहरण है NaOH + HCl NaCl + H2O। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं है। क्यों है? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। रट लीजिए, प्रश्न आने वाली संभावना सबसे ज़्यादा है इसकी। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से कम होता है? तो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, नींबू का रस, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नींबू के रस का 2.2 के आसपास होता है, जठर रस का 1.2 होता है। तो ये दोनों का पीएच मान 7 से कम हो गया, तो आंसर 1 से अधिक हो जाएंगे। जठर रस का 1.2, नींबू रस का 2.2, शुद्ध जल का 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, रक्त का 7.4 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल का 14 होता है, लगभग 14 होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच में काम करता है? तो हमारा शरीर जो 7 से 7.8 तक, तो 7 से 7.8 के पीएच प्रास के बीच में काम करता है। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो जलीय जीव जंतु पौधे होते हैं वो किस पीएच प्रास में काम करते हैं? तो 6.5 से 7.5। ये भी प्रश्न हमने आपको बीपीएससी टीआरई PIQ में कराया है। किस ग्रह का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? तो किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? तो महत्वपूर्ण सवाल एनसीईआरटी से, और यह शुक्र ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह के बारे में ये फैक्ट आपको इससे पहले नहीं पता रहा होगा अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो ध्यान रखिएगा। पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ होता है? तो हमने आपको अच्छे से पढ़ा है, 5.5 से जब कम हो जाएगा तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल देखिए, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टोज, चींटियों का डंक मिथेनोइक अम्ल, चिन्नेटल डंक मिथेनोइक अम्ल। कौन सा गलत है यहाँ पे? कौन सा जोड़ा सही है? टमाटर सही है, चींटियों का डंक सही है, नेटल डंक सही है, खट्टा दूध लैक्टोज नहीं होता। खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो बी गलत है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ACD सही है, बी गलत है। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मांसपेशियों में। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो मांसपेशियों में किसका जो है संचय होता है? लैक्टिक अम्ल का। फिर अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा आपने पढ़ा है, तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। फिर वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? तो NO2CO3 10H2। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, यही प्रश्न ही पूछा गया था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 होता है। ये POP का होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ½ H2 होता है, इसलिए इसको हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। आधा है तो आधे को हम हेमी बोलते हैं, तो हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं POP को। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बोलते हैं POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और जो है जिप्सम का पूरा क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। तो ध्यान रखिएगा फार्मूला दोनों का अलग अलग। अपच का उपचार करने के लिए किस एंटी एसिड का प्रयोग होता है? तो अपच इंडाइजेशन का हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO2। इसके अलावा तो ध्यान रखिएगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम इस्तेमाल करते हैं अपच का उपचार करने के लिए। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। बाकी इसके अलावा NaSCO3 का भी इस्तेमाल करते हैं, NaOH का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। नया संविधान अपनाकर नेपाल एक, ये कुछ 11th क्लास एनसीईआरटी से प्रश्न पॉलिटी के देख लेते हैं। नया संविधान अपनाकर नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य किस वर्ष बना था? तो नया संविधान अपनाकर लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 2015 में नेपाल।
किस देश के पास अपना लिखित संविधान नहीं है? तो अमेरिका के पास लिखित संविधान है। अमेरिका ऐसा पहला संविधान है जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। भारत ने प्रियम्बल को यहाँ से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया भी है। तो भारत में लिखित संविधान तो है, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में कुछ दस्तावेज है, उन्हीं दस्तावेज को फॉलो किया जाता है। कई सारे दस्तावेज हैं, लिखित नहीं है, एक जगह लिखित नहीं है। तो इसलिए इंग्लैंड के पास, ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। संविधान सभा की रचना किस योजना के तहत हुई थी? तो संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 मार्च 1946 में आई थी। और किसके नेतृत्व में आई थी? तो आप कमेंट करके बताइए, कैबिनेट मिशन योजना किसके नेतृत्व में भारत आई थी? सदस्यों के नाम बताइए आप। और आप जब कमेंट करें तो पूरा कमेंट कर दिया करें, जिससे क्लियरिटी रहे। हम तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी और अन्य सदस्यों को भी जानकारी हो जाए। तो आप जब भी कमेंट करें तो पूरा कमेंट करें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, केवल आंसर ना दें, क्योंकि कई सारे चीज़ें होती हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। तो अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। संविधान सभा में चुनाव के लिए प्रांतों की सीटों को कौन से प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था? तो कौन से प्रमुख समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था? तो महत्वपूर्ण सवाल है ये। आंसर है मुस्लिम, सिख और समान। रट लीजिए, मुस्लिम, सिख और समान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सामान्य में हिंदू अगर आ जाते हैं, मुस्लिम और सिख अलग कर दिए गए, बाकी सबको एक में कर दिया गया। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया था। और 10 लाख पे जो है एक सीट था। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को किस पद्धति का प्रयोग करके चुना था? तो यहाँ पे है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को किस पद्धति का प्रयोग करके चुना था, यानी जनता की बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण प्रणाली दोनों हो जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित हुआ था। आपको मालूम है कुल 284 लोग मौजूद थे। 299 होने थे, लेकिन 15 लोग नहीं थे। तो 284 लोगों ने कुल हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 1947 की योजना को किस नाम से जाना जाता है? 3 जून 1947 की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है, विभाजन प्लान भी बोला जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो सभापति माने अध्यक्ष ही होता है। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। 7 सदस्यों की समिति थी। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो महत्वपूर्ण सवाल है, 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, महत्वपूर्ण है। और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अम्बेडकर को अपना प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। फिर है मौलिक अधिकारों की सूची भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की सूची आपको बहुत अच्छे से पता है, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शक्ति जो है भारतीय संविधान द्वारा कहाँ से लिया गया? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। फिर है निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बिंड, डॉक्टर पॉन के नाम से भी जाना जाता है? तो महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो डॉक्टर बिंड या डॉक्टर पॉन किसको बोलते हैं? तो हैरमेटन को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया। तो हैरमेटन को हम डॉक्टर बिंड बोलते हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप में जो है पश्चिमी साइड में बहती है। ये सहारा से पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट तक बहती है। और जब आती है तो जो नमी से राहत देती है वहाँ के लोगों को, नमी से कई सारे स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो वो सब दूर करती है, इसलिए इसको डॉक्टर बिंड कहते हैं। पेरू चिली के तट पर सक्रिय ठंडी जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरू चिली के तट पर सक्रिय ठंडी जलधारा को हम हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। बेंगोला कहाँ पे बहती है? तो ये आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बेंगोला जलधारा होती है। अगुलास कहाँ पे होती है? तो अगुलास यहाँ पे होती है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे अगुलास जलधारा होती है। फिर किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत ये तंजानिया में स्थित है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, तंजानिया में कौन है? किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में अटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि नवीन वलित पर्वत है। और अटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉबकल। तो माउंट टॉबकल है, या तूबकल भी बोलते हैं। तो माउंट टॉबकल या माउंट तूबकल अटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है किलिमंजारो पर्वत। और ये अकेले खड़ा हुआ पर्वत में से भी सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब एक सिंगल पहाड़ खड़ा है, उसमें सबसे ऊंचा पर्वत भी है विश्व में ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर नामिक मरुस्थल के समानांतर सक्रिय होती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और यहाँ पे नामिक मरुस्थल है, तो नामिक मरुस्थल के समानांतर जो है बेंगोला जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। तो बेंगोला ठंडी जलधारा है।
हमबोल्ट भी ठंडी जलधारा, अगुलास गर्म जलधारा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये सब फ्रांस से लिया गया है। और रूस से ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस से ली गई हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था एवं कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था एवं कानून का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 संविधान का भारत को क्या घोषित करता है? तो ये प्रश्न आपसे इस बार पूछा गया था। तो इंडिया भारत राज्यों का संघ है, तो इंडिया भारत राज्यों का संघ है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद विधि द्वारा राज्यों में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है? तो नए राज्यों में विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश जो है भारतीय संसद किस अनुच्छेद के माध्यम से दे सकती है? तो अनुच्छेद 2 के माध्यम से। फिर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है? तो क्षेत्रफल बढ़ाने की बात करेंगे, घटाने की बात भी करेंगे तो अनुच्छेद 3 में। इसके अलावा अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो उपरोक्त जो 2 और 3 में जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे? साधारण बहुमत से, 1/3 से। तो साधारण बहुमत से ये किए जाएंगे। फिर है भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन 106 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पे संबंधित है। नारी वंदन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। 104 नंबर का कौन सा? तो एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है और जो SC/ST आरक्षण उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। SC/BC की पहचान का अधिकार राज्यों को 105 के तहत दिया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि EWS को जो अधिकार दिया गया है 10% रिजर्वेशन का, वो किस नंबर के संविधान संशोधन से दिया गया है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर है। NCERT 11 से प्रश्न है भूगोल से। भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं? तो भूकंप के उद्गम स्थल यानी जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूकंप के जो उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी, दोनों नाम सही है। तो केंद्र या अवकेंद्र, फोकस और हाइपोसेंटर दोनों नाम भूकंप के उद्गम स्थल को कहते हैं। इसके अलावा अधिकेंद्र क्या होता है? एपिसेंटर क्या होता है? तो वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंप फील होता है पृथ्वी की सतह पर, वह स्थान निकटतम स्थान किससे? केंद्र से। केंद्र या हाइपोसेंटर से सबसे नज़दीक दूरी पर स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंप फील होता है उसको हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। उद्गम स्थल को हम क्या बोलते हैं? तो फोकस और हाइपोसेंटर। भूतल प्रवाह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति को फील किया जाता है, भूकंप को फील किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, एपिसेंटर हो जाएगा। क्लियर है? अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है? तो सतह पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित कौन करता है? तो ये करता है भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र, इसको भूकंप लेखी भी बोला जाता है, भूकंप लेखी भी बोला जाता है, सीस्मोग्राफ इंग्लिश में बोला जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी किस नाम से जानी जाती है? तो आपको पता है, रिक्टर स्केल है, रिक्टर पैमाना है। बैरोमीटर आपको मालूम ही है, क्या मापा जाता है? दाब। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूकंप के आघात की तीव्रता या गहनता को, तो ध्यान रखिएगा भूकंप का जो आघात फील होता है उसकी तीव्रता या गहनता को हम किस स्केल से मापते हैं? तो उसको मापते हैं हम मरकली स्केल से। तो ध्यान रखिएगा मरकली पैमाना होता है, इससे हम तीव्रता और गहनता को भूकंप के आघात की मापते हैं। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया BPSC द्वारा। तो और फर्क क्या है? तो भूकंपीय तीव्रता का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम रिक्टर स्केल पे 1 से 10 में मापते हैं, लेकिन भूकंपीय आघात की जो तीव्रता होती, गहनता होती है, उसको मरकली स्केल पर 1 से 12 में मापते हैं। ये फ़र्क होता है। तो भूकंपीय तीव्रता का जो परिमाण होता है, परिमाण हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कुछ क्वेश्चन हैं, 2-4 देख लेते हैं इनको भी। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2010 में हुई थी। आगे भी और भी प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, GS के भी और भी प्रश्न आएंगे अदर सब्जेक्ट्स के। तो NGT की स्थापना 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर 2010। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी का मुख्यालय कहाँ? तो नागपुर में, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो ये डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। पारिस्थितिकी पदचाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की इकाई को क्या कहते हैं? तो भूमंडलीय हेक्टेयर, शॉर्ट में GHA बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर है DDT। तो DDT ध्यान रखिएगा, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है, अजैव निम्नीकृत कीटनाशी है। कौन सा पशु चिकित्सक दवा थी जो जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा बड़े स्तर पर भारत में गिद्धों की मौत का कारण बनी थी? तो ये थी डाइक्लोफेनेक नामक दवा थी।
डाइक्लोफेनेक नामक दवा थी, गाय भैंस को दिया जाता था। जब गाय भैंस मर जाते तो उनको गिद्ध खाते थे, जब गिद्ध खाते तो गिद्ध की किडनी फेल हो जाती थी। जय आवर्धन की प्रक्रिया स्वरूप गिद्ध की किडनी फेल हो जाती थी, गिद्धों की मौत का कारण बनती थी डाइक्लोफेनेक दवा। और 90% तक आबादी गिद्धों की साफ हो गई थी 1990 से 2000 के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जयप्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो जयप्रकाश दिवस बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बिहार स्पेशल के लिए। तो ये था 12 अप्रैल 1946 को। 12 अप्रैल 1946 को क्या हुआ था? तो इसी दिन जेपी जो है रिहा हुए थे। लाहौर किले में इनको रखा गया था, फिर आगरा जेल में भी रखा गया था, लेकिन मुख्यतः इनको लाहौर किले में रख के यातनाएं वगैरह दी गई थी। और 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण रिहा हुए थे, इसलिए 12 अप्रैल 1946 को हम जयप्रकाश दिवस मनाते हैं। पवन चक्कियों की भूमि हम किसे कहते हैं? तो पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड्स को कहते हैं। पवनों का देश हम डेनमार्क को कहते हैं। ये फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड्स, पवनों का देश डेनमार्क। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो ये ब्रंटलैंड आयोग का रिपोर्ट आया था। भूगोल में आपको 8th और 10th दोनों में दिया गया है। तो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसने सबसे पहले सतत पोषणीय विकास का कॉन्सेप्ट दिया था 1987 में। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन आधुनिक सिंचाई पद्धति है? तो एनसीईआरटी भूगोल में और 10th में भी आपका मतलब क्लास 8 साइंस में भी दिया है ये प्रश्न। तो आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ ड्रिप है और स्प्रिंकलर है। टपकन विधि बोलते हैं और स्प्रिंकलर विधि बोलते हैं। ये दोनों विधियाँ आधुनिक सिंचाई पद्धतियों में आती हैं। ए और बी दोनों हो जाएगा। उत्तरी स्वीडन किस प्रकार के धात्विक खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तरी स्वीडन बहुत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रखिए लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है। सबसे उत्तरी अक्षांश जहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है वो यही स्थान है। किरुना नाम का यहाँ पे किरुना नाम का एक स्थान है उत्तरी स्वीडन में, वहीं पे पाया जाता है। और ये सबसे उत्तरी अक्षांश है जहाँ पे लोहा पाया जाता है, तो महत्वपूर्ण है। जिप्सम किसका अयस्क होता है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछे जिप्सम किसका अयस्क होता है तो परेशान नहीं होना। जिप्सम का हमने आपको क्या फार्मूला बताया? CaO4 2H2O। तो क्या है यहाँ पे? कैल्शियम है, कैल्शियम आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर है सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार ध्यान रखिए पारा मरकरी का अयस्क है। तो पारा मरकरी के अयस्क को हम क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं। कॉपर को हम क्या बोलते हैं? अभी आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो कॉपर का अयस्क क्यूपराइट है। विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो उच्च कोटि के लौह अयस्क, तो ध्यान रखिए उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, आंसर है ब्राजील है। क्लियर है। फिर है तांबे कॉपर का विश्व में अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो तांबे कॉपर का विश्व में अग्रणी उत्पादक देश चिली है, महत्वपूर्ण है। फिर है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है पीआरटी में। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पाइराइट उत्पादक राज्य, तो एकमात्र पाइराइट उत्पादक, और ये है बिहार स्पेशल, बिहार। तो ध्यान रखिएगा बिहार जो है एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है और 95% संसाधन भारत के पाइराइट के बिहार में ही पाए जाते हैं। फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था? आपने तो ये पढ़ा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, अंतरिम अध्यक्ष भी थे, इनका नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो जाहिर सी बात है उस समय जो भारतीय संविधान कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे होंगे वही किए होंगे, तो जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने ही जो है इनका नाम प्रस्तावित किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भी थी, सबसे प्रमुख पार्टी भी थी संविधान सभा में। तो जेबी कृपलानी यहाँ आंसर हो जाएंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा सच्चिदानंद सिन्हा जी अंतरिम अध्यक्ष बने थे। अंतरिम अध्यक्ष बोली या अस्थायी अध्यक्ष बोली या पहले अध्यक्ष बोली, तीनों चीज़ सही है। 1857 की क्रांति से पूर्व बैरकपुर में मंगल पांडे ने किस तिथि को बगावत किया था? तो ये 29 मार्च 1857, याद रखिए 29 मार्च 1857 को इन्होंने अपने जो सीनियर अधिकारी थे उनको गोली मार दी थी, 2 लोगों को। तो 1857 की क्रांति से पूर्व महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ में क्रांति को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो चौधरी कदम सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। फिर है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में वीर कुंवर सिंह जी के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह जी के कमांडर इन चीफ थे हरे कृष्णा सिंह। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है। फिर 1857 की क्रांति का कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कानपुर में क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताइए। नाना साहब पेशवा थे, तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 1781 में किसके द्वारा मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी? 1781 में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। तो वर्ष से याद रख सकते हैं आप।
फिर है 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कानून को पढ़ने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 बनारस में जोनाथन डंकन ने की थी। महत्वपूर्ण है ये। किसने भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। जो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने, और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था 1784 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स। भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? तो महत्वपूर्ण सवाल है पॉलिटी से। तो दिसंबर 1996। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1996 को दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में मूल रूप से 26 जनवरी 1950 कुल कितने प्रमुख मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स थे? तो मूल रूप से संविधान में देखेंगे तो कुल मिला के 7 थे। कितने मूल अधिकार थे? 7 थे, और एक अब 6 रह गए। तो हटा कौन सा? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। अब तब से संविधान में 6 प्रमुख मूलभूत अधिकार हैं। संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के माध्यम से शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान दिया गया है, महत्वपूर्ण है। फिर संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरक्षण नीति की समानता के अधिकार को उल्लंघन के रूप में नहीं देखा? तो कहाँ पे आरक्षण को जस्टिफाई किया गया? तो वो अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) बोलता है कि आरक्षण दिया जा सकता है कुछ कंडीशंस पे। 9 नवंबर 1942 को जेपी नारायण किस जेल से फरार हुए थे? तो 9 नवंबर 1942 को जेपी नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। दिवाली का दिन था, ये भी प्रश्न आपसे बीपीएससी में पूछा गया है। कौन सा दिन था? तो दिवाली का दिन था। हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले में है? तो बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण पटना में है। ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, लगभग 44% के आसपास। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र किस जिले में स्थापित हुआ? देखिए बिहार स्पेशल के तगड़े तगड़े प्रश्न अभी से। तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में 1978 में। फिर है बिहार में चाय के बागानों चाय की खेती किस स्थान पर सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ठाकुरगंज किशनगंज। तो किशनगंज जिले में ठाकुरगंज नामक स्थान है, वहाँ पे चाय के बागानों की खेती या चाय की खेती सबसे पहले स्टार्ट की गई थी बिहार में। महत्वपूर्ण है। बिहार में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में बनाया गया था। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस बार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो दरभंगा किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी विद्यानंद जी। स्वामी विद्यानंद जी थे, क्लियर है। इसके अलावा स्वामी विद्यानंद ने जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व भी किया था। तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में इन्होंने बिहार के किसानों का नेतृत्व भी किया था स्वामी विद्यानंद जी ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आप जानते ही हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में सहजानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। फिर अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापित किया था। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने जो है गफ़ार खान ने कब किया था? तो 1929। और 1930 में इन्होंने जो है नमक सत्याग्रह को लीड भी किया था। कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, नॉर्थ वेस्टियर फ्रंटियर प्रोविंस में। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना भी जाता है। कुल वन आच्छादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो कुल वन आच्छादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो कुल वन की बात कर रहे हैं। जब कुल वन की बात करेंगे तो सभी प्रकार के वनों को ले लेंगे, उसमें कैमूर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब अति सघन और मध्यम सघन वन की बात आएगी, अति सघन और मध्यम सघन की, तो उसमें पश्चिम चंपारण नंबर 1 पर है। और जब कुल वन को ले लेंगे तब कैमूर नंबर 1 पर आ जाएगा। ये सब हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है, पढ़ा रखा है बिहार भूगोल में। फिर अगला प्रश्न है, पटना से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो बीपीएससी में पूछा गया, ये आंसर है 75। तो ध्यान रखिएगा, आंसर है 75। पटना जिले के अंतर्गत कुल कितने पंचायत क्षेत्र है? तो 321 पंचायत क्षेत्र है। महत्वपूर्ण सवाल है। पटना यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई है। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई है, 1 अक्टूबर 1917 को। पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1916 को। आपने ये प्रश्न इससे पहले भी देखा है हेडमास्टर टीचर में, और ये हमने भले 8 दिन पहले दिया, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको बहुत पहले आपको जो है एकलव्य सीरीज में पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी।
पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुई थी। ये भी आपसे पूछा गया है। और किसने किया था? तो सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, एक समाज था, सोसाइटी था, उसी के द्वारा स्थापित किया गया था 1940 में। पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इस बार पूछा गया था आपसे। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। पटना जिले में कितने अनुमंडल एवं प्रखंड है? प्रखंड को ब्लॉक बोलते हैं। तो कितने अनुमंडल और ब्लॉक हैं? तो 6 अनुमंडल और 23 ब्लॉक हैं, 23 प्रखंड हैं। बिहार राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो ध्यान रखिए, वर्तमान में 19 नगर निगम है। कितने हैं? 19 नगर निगम है। बिहार राज्य में स्थापित नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो ध्यान रखिए, सहरसा नवीनतम नगर निगम है। सहरसा नवीनतम नगर निगम है, 19वां था, और मधुबनी 18वां था। पहले 17 थे, फिर 2 बढ़ के 18 19 हो गए। 19वां सहरसा है और 18वां मधुबनी है। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल सब डिवीजन है? तो अनुमंडल सब डिवीजन की जब बात करेगा तो आंसर हो जाएगा 101। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पश्चिमी चंपारण सीमा बनाता है, पूर्वी चंपारण भी बनाता है, सीतामढ़ी भी बनाता है, शिवहर नहीं बनाता। तो ध्यान रखिएगा, शिवहर थोड़ा नीचे है, तो शिवहर जो है नेपाल के साथ में सीमा नहीं बनाता। महत्वपूर्ण सवाल है। कुल 7 जिले सीमा साझा करते नेपाल के साथ में, शिवहर नहीं बनाता है। फिर बिहार का अधिकतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अधिकतम वर्षा वाला जिला, और सोर्स देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से लिया गया। तो आप जो है बेवजह उलझन में मत पड़िएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो किशनगंज ध्यान रखिए, सबसे बिहार का सबसे अधिकतम वर्षा वाला जिला लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी रिपोर्ट है। फिर है बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा? तो बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल है। ठीक है, तो जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2023 लिया गया है तो 23-24, उसके अनुसार अरवल नंबर 1 पर है, सबसे कम में नंबर 1 पर। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा? तो अरवल है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर है मक्का उत्पादन बिहार के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो ये इस प्रश्न से भी ध्यान रखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है लेटेस्ट रिपोर्ट से। तो आंसर है अररिया। तो अररिया जो है बिहार में मक्का उत्पादन में नंबर 1 पर है जिला, अररिया नंबर 1 पर है, कटिहार नंबर 2 पर, पूर्णिया नंबर 3 पर है। मुजफ्फरपुर टॉप 3 में भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। केला उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो केला उत्पादन ध्यान रखिए मधुबनी में सर्वाधिक है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। पहले वैशाली था, लेकिन अभी मधुबनी है। अभी कौन है? मधुबनी है। तो इसलिए फिर ना परेशान होने लगेगा आप। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से आपको यहाँ बताया जा रहा है। क्लियर है? अगर मधुबनी नहीं दिया रहता तो वैशाली आंसर होगा। ठीक है, पहले पे मधुबनी है, दूसरे पे वैशाली, तीसरे पे मुजफ्फरपुर है केले में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो महत्वपूर्ण सवाल है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो 25 फरवरी 1925 को। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ष याद रखिए बस। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी 1927 में? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, बीपीएससी में पूछा गया। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र नारायण राय ने की था। तो ध्यान रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था 1927 में मणिंद्र नारायण राय ने। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में किसने गठित किया था? तो पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में तो रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह दोनों लोग हैं। तो पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह दोनों ने मिलकर किया था। बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? फिर अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु का नाम था आनंद पांड। पांडे मत करिएगा, पांडे नाम नहीं था, एक्चुअल में नाम क्या था? आनंद पांड। तो ध्यान रखिएगा, जो नाम होता है वो नाम होता है। तो एक्चुअल में नाम उनका क्या था? आनंद पांड था, पांडे नहीं था। तो इस कॉलेज का आप क्लियर रहिए। तो बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? आनंद पांड। फिर है खुंट कट्टी प्रणाली, जिसमें जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि पर पूरे जनजाति का स्वामित्व होता था। निम्नलिखित में से किस जनजाति में यह व्यवस्था प्रचलित थी? तो खुंट कट्टी प्रणाली जो है ये मुंडाओं में थी, मुंडा जनजाति में थी। और इसी का जो है अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को खत्म कर दिया था, जमींदारी व्यवस्था लगा के। 1874 में जमींदारी व्यवस्था लागू होने के बाद मुंडा जनजाति का परंपरागत व्यवस्था चौपट हो गया, जो खुंटकट्टी व्यवस्था था, जो बाद में चल के बिरसा मुंडा के उत्थान का कारण बना। तो बिरसा मुंडा ने फिर बाद में रिवोल्ट किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसने फहराया था? महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो महत्वपूर्ण सवाल है, अरुणा आसफ अली जी ने। इन्हें भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, भारत की वयोवृद्ध महिला भी कहा जाता है। किसने कहा था बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये स्टेटमेंट है गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। तो बंगाल विभाजन हुआ है तभी भारत में वास्तविक जागरूकता आई, तभी हमें लगा है कि हमें जो है स्वराज के लिए लड़ना पड़ेगा, स्वदेशी होना पड़ेगा। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, इसके लिए बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। फिर निम्नलिखित में से किस जगह उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास स्थल के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी अफ्रीका ऐसा जगह है जहाँ पे सवाना घास स्थल के नाम से जाना जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं। तो सवाना क्या होता है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं। स्थानांतरित कृषि कर्तन दहन प्रणाली को कहाँ पर मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे भी कई लोग जल्दी में थे।
तो मैक्सिको करके निकल लिए, लेकिन मध्य अमेरिका मैक्सिको में ही आता है, तो ध्यान रखिए मैक्सिको मध्य अमेरिका में ही आता है। तो मैक्सिको बोले या मध्य अमेरिका बोले तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा। तो मिल्पा कहाँ बोला जाता है? मैक्सिको में भी, मध्य अमेरिका में भी। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण घास स्थल नहीं है? तो पंपास अर्जेंटीना में ये है, पूछा नहीं है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में ये भी है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में ये भी है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा, तीनों जब है तो आंसर कौन सा नहीं है? तो कोई नहीं हो जाएगा, सभी समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। मध्य मंडल मीजोस्फीयर के बारे में कौन सा कथन सही है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है, सही बात है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो एक से अधिक हो जाएगा। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह परत बादलों में मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सही, उनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। इनमें से एक अधिक कथन सही है, तो एक से अधिक कथन सही है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, और तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल के बारे में तीनों ही सही हैं, और ये सभी आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, टीजीटी में पूछे गए हैं। सोचिए, रेटिना दृष्टि पटल पे बनता है, सबको पता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन कहाँ होता है? तो ये ठोस में होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं हम। लेंस की शक्ति पावर किस में मापी जाती है? तो डायप्टर में। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में जो संचरण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। मिराज और मृगतृष्णा तथा हीरे की चमक, ये जो घटनाएं होती है, हीरे की चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण डस्ट पार्टिकल्स, धूलकण होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो एटमॉस्फेयर में होता है वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है। फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये है फोटोवोल्टाइक सेल। ये सब बीपीएससी में कई बार पूछे गए आपसे सवाल है, और ये टीजीटी के हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं, कुछ थे यहाँ पे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो गति जो है यहाँ पे स्पीड है, तो ये स्केलर है। अदिश राशि है विस्थापन वेग या वेलोसिटी, तो विस्थापन और वेलोसिटी ये दोनों ही सदिश राशि हैं। तो कौन सा नहीं है? तो गति नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल इंजनों में, ध्यान रखिए पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर से रिलेटेड एक प्रश्न आपने एचएम में भी देखा था। कार्बोरेटर क्या करता है? तो ठंडा करने का काम करता है इंजन को। तो कार्बोरेटर का प्रयोग हम पेट्रोल इंजन में करते हैं। कामागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदत्त सिंह ने, तो कौन ले गए थे? ये आपको ध्यान रखना, बाबा गुरदत्त सिंह ने। कहाँ ले जाने का प्रयास किया था इन्होंने? तो वैनकूवर में, कनाडा में एक जगह पर था वैनकूवर, वहाँ ले जाने का प्रयास किया था। कब किया था? 1914 में, लेकिन नहीं, अनुमति नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के दबाव में। और ये जहाज वापस जो कलकत्ता बंदरगाह, बुजबुज नाम का एक बंदरगाह था, तो वहाँ, या बजबज बंदरगाह था, वहाँ वापस छोड़ दिया गया था। वहाँ पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, कई सारे लोग मारे भी गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम में हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913, सैन फ्रांसिस्को कामागाटा मारू प्रकरण 1914, और मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 हुआ 30 अप्रैल 1908 को। महात्मा गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। तो कौन सी घटना सबसे अंतिम में होगी? महात्मा गांधी जी का भारत आगमन। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के संस्थापक कौन थे? इसको आर्मी भी बोला जाता था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी बोले, एचआरए तो भी सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, 3 लोग थे मुख्यतः। तो 3 संस्थापक थे, कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। और कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थान कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। एचआरए के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो का नाम क्या था? तो एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था 1925 में, इसका नाम था रिवोल्यूशनरी। तो द रिवोल्यूशनरी नाम था इसका। और इसके लेखक कौन थे रिवोल्यूशनरी के? तो सचिन सान्याल थे। 28 जनवरी 1925 को पूरे देश में इसके पर्चे बांटे गए थे, जनता को जागरूक किया गया था अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में सरकारी खजाने को लूटने की योजना किसने बनाई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और लूटने की योजना बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और बटुकेश्वर दत्त है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने लूटने की योजना बनाई थी। और इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी इससे जुड़े हुए थे। बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने योजना बनाई थी, बटुकेश्वर दत्त का यहाँ पे योगदान नहीं था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, एचआरए का कानपुर, एचएसआरए का फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली।
10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA का गठन किया गया था। भगत सिंह भी मौजूद थे मुख्य नेता के तौर पर। भगत सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, सही बात है। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों नामक पुस्तक लिखी, तो ये भी बहुत सही बात है, इन्हीं की पुस्तक है। सैंडर्स की हत्या करने के आरोप पर इनको लाहौर षड्यंत्र केस चला गया था, तो ये भी सही है। गिरफ्तार हुए थे ये बम फेंकने के आरोप में, लेकिन उन पर जो मुकदमा चला था वो लाहौर षड्यंत्र केस का चला था, जो सैंडर्स की इन्होंने हत्या की थी मिलकर, जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में मिलकर। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है भगत सिंह के बारे में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे तीनों स्टेटमेंट में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। और आप देख पा रहे हैं कि हमने आपसे के लिए जो प्रश्न डिज़ाइन किए हैं इस तरीके से डिज़ाइन किए कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से। फैक्ट्स, अगर यहाँ पे आपको पता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप तीनों स्टेटमेंट आपके लिए फैक्ट काम करेंगे, तो आपको याद भी हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें सही थी। तो इस तरीके से हम आपको प्रश्न बनाते हैं। बाकी आप जाके क्विज में प्रश्न जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा टिल योर एग्जाम तक। फिर किस महत्वपूर्ण घटना के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, आपने कहीं और से कुछ और पढ़ लिया, लेकिन जब आपको यहाँ पे कोई चीज़ बताई जाए, आपको लगे कुछ और है, तो आप जाके 2 से 4 बार चेक कीजिए, उसके बाद आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि सर आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जब भी कोई चीज़ आपको लगे कि हमने सही नहीं बताया, गलत बता दिया, तो एक बार आप चेक कर लें तब आप बताएं। कई बार आप ही, ज़्यादातर केस में तो आप ही गलत होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और कई बार होता क्या है, आप जहाँ सही हो वहाँ आपका स्वागत है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप एक बार चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार जो और दूसरे अभ्यर्थी हो तो उनको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि इन्होंने ये मैसेज किया है तो क्या ये सही है या जो सर ने बताया वो सही है, तो ये बात रहता है। तो और ये ध्यान रखिए, खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था, तो क्लियर है। रॉबर्ट सत्याग्रह 1919 के दौरान जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब किसने अपनी उपाधि को त्यागा था, आप कमेंट करके बताइए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, लाहौर कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931, चंद्रशेखर आज़ाद जी को शहादत 27 फरवरी 1931। तो 27 फरवरी 1931 पहले घटेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता, ये रिपीट हुआ सवाल। फिर अब पुस्तक बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, ए नेशन इन मेकिंग CR दास, अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक। तो अनहैप्पी इंडिया आपने पढ़ा है किसका, जो है लाला लाजपत राय जी का, तो लाला जी का है। तो A और B सही है, C और D गलत है यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो C और D सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा C और D सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है, तो लाला लाजपत राय जी की। ए नेशन इन मेकिंग किसकी है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की। सब सारी पुस्तकें हमने आपको शॉर्ट्स में बता रखी हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पुस्तक और लेखक का, तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की है। बंगलार माटी बंगलार जल, ये ध्यान रखिएगा किसकी है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की है। बंगलार माटी बंगलार जल BPSC में पूछा जा चुका, हमने प्रीवियस ईयर में कराया है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये भी पूछा गया, तो भगवती चरण बोहरा जी की है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी की है। तो कौन सी नहीं सुमेलित है, तो बंगलार माटी बंगलार जल, ये रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की? यहाँ पे भी कुछ लोग हड़बड़ी में थे, आपको चेक करना होता है। एक बार आप चेक कीजिए कि जो आप कह रहे हैं सही है क्या, बाद में आपको पता चलता है आप ही गलत थे। तो ज़्यादातर केस में यही होता है, तो आप लोग एक बार चेक कर लिया करिए परेशान होने के बजाय। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, नाम क्या है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यहाँ वर्ड लगा है इंडियन। और बिस्मिल किससे जुड़े हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, उसका नाम है HRA। यहाँ पूछा जा रहा है IRA, तो IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो सूरसेन ने की थी 1930 में। तो ध्यान रखिएगा, मास्टर द सूरसेन। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 के लिए जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा कौन सी है, तो अधूरी आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की, एक भारतीय यात्री। तो ध्यान रखिएगा, एक भारतीय यात्री, इंग्लिश में एन इंडियन पिलग्रिम। तो ये इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, एन इंडियन पिलग्रिम, ये सुभाष चंद्र बोस जी की अधूरी आत्मकथा है। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए किसका ध्येय वाक्य, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाए ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य है, तो ध्यान रखिएगा। और सत्यम शिवम सुंदरम किसका है, तो ये आपको पता ही है, इससे पहले प्रश्न आपसे पूछा गया है। फिर है यतो धर्मस्ततो जय, किस संस्थान का आदर्श वाक्य, तो यतो धर्मस्ततो जय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। पहले क्या था, पहले कुछ और था, अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस्ततो जय। पहले क्या था, तो कमेंट करके बताइए आप, पहले क्या था, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस्ततो जय है। फिर आगे बढ़ते हैं। और रॉक आपसे पूछा गया ऑलरेडी, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे, तो ये जो प्रश्न है BPSC PGT में पूछा गया, लेकिन ये आज़ादी से पहले का पूछा गया। कब पूछा गया, 1947 से पहले का पूछा गया, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि पार्टी रहित लोकतंत्र कैसे हो जाएगा, तो इसी के समर्थक थे पहले। ये जो है MN रॉय के संपर्क में थे,
एम राय काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, कम्युनिस्ट थे। तो कम्युनिस्ट कोई भी होगा तो पार्टी रहित लोकतंत्र की बात करेगा। तो जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे पहले? तो लोग पार्टी रहित लोकतंत्र को। फिर है गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा, महाबलेश्वर। तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, पेन्नार नंदी पर्वत से निकलती है, कावेरी अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पे ए बी सी सही है। कावेरी अन्नामलाई से नहीं निकलती। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए बी सी सही हो जाएगा और डी जो है गलत हो जाएगा। तो तीनों सही है, शुरू के तीनों उद्गम स्थल है। कावेरी का क्या है? ब्रह्मगिरी है। तो 3 सही हो जाएंगे, चौथा गलत हो जाएगा। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सही बात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही बना, ये भी सही बात है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती, तो ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। और ध्यान रखिएगा, तापी नदी है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में बहती है। तो एक फैक्ट तापी नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। लोकटक झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह झील मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वो भी तैरता हुआ, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में स्थित है। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही हैं। तो उपयुक्त में सभी सही हैं। लोकटक झील के बारे में तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, पूछा गया, कई बार पूछा जा सकता है। और यहाँ पे एक संगाई डियर भी पाया जाता है, संगाई डियर, संगाई हिरन भी पाया जाता है, नाचता हुआ हिरन भी बोलते हैं, डांसिंग हिरन भी बोलते हैं। कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील, सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी झील है केरल में है, क्या नाम है? वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है, केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए कमेंट करके आप। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अलगाव की बात करें तो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात 51 में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। रिपीट है प्रश्न ये। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, नया प्रश्न। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और किस आधार पर? तो संविधान के उल्लंघन, केवल एक ही है, संविधान के उल्लंघन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 73वें और 74वें से जो है 73वें से 11वीं और 74वें से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। सारे के बारे में हमने बात कर लिया ऑलरेडी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज समिति पहले आई थी? तो अशोक मेहता समिति 1977 में, बलवंत राय मेहता 1957 में, जीवे के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी 1986 में आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, तो सबसे पहले ये आई थी। और एल.एम. सिंघवी समिति ध्यान रखिए, एल.एम. सिंघवी समिति ऐसी समिति है जिसके सुझाव पर जो है, जिसके सजेशंस पे पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को और नगर पालिका को एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिशों पर। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित आश्रम कौन सा? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी द्वारा पहला स्थापित आश्रम ध्यान रखिएगा कोचरब आश्रम है। तो अहमदाबाद में 25 मई 1915 को स्थापित किया था इन्होंने, क्या नाम है? कोचरब आश्रम। नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो यहाँ जीवित कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये किया था लीवेनहॉक ने। तो लीवेनहॉक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे जीवित कोशिकाओं का पूछा जा रहा है, जीवित कोशिकाओं का, तो आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका 1665 में खोजा था, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका और 1674 में खोजा था। निम्नलिखित में से किसने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी? तो निम्नलिखित में से किसने कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी? तो ये थे रॉबर्ट ब्राउन। फिर निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत एम स्लीडन और टीस्वान दोनों ने मिलकर दिया था। महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव के उदाहरण है? तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव के उदाहरण है अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, क्लेमिडोमोनास भी है, सभी हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। तो तीनों उदाहरण हैं एक कोशिकीय जीव के, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन कोशिका के भाग होते हैं? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तो सभी है यहाँ पे। और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव ऐसा भाग होता है जो लिक्विड पार्ट में होता है, तो तरल पदार्थ होता है। और कोशिका द्रव
निकेंद्रक और कोशिका झिल्ली, तो तीनों ही कोशिका के भाग हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है? कोशिका की बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है, सही बात है। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ये भी सही है। कुछ पदार्थ जैसे CO2 और O2 विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा तीनों। किस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है? तो अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल मुख्यतः किसका बना होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। आंसर है सेलुलोज, ध्यान रखिएगा, सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोजोम DNA और प्रोटीन के, तो ध्यान रखिएगा, यह भी अच्छा सवाल है। DNA और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोजोम। और आप देख रहे हैं कहाँ से प्रश्न लिए गए आपको। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो DNA के क्रियात्मक खंड को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें केंद्रक झिल्ली की जगह केंद्रकाय पाया जाता है, तो यहाँ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, क्या पाया जाता है? केंद्रकाय, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। केवल एक क्रोमोजोम पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है इनमें। इनके प्रमुख उदाहरण प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया इनके उदाहरण भी हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों फैक्ट के बारे में महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, अच्छे से फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आपको PDF तो दे ही दिया जाएगा ग्रुप में, आपको सभी ग्रुप में। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को। फिर अब प्रश्न, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे होता है? तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, ध्यान रखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, तो दोनों हो जाएंगे। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। और ये अभी तक हमने जितने आपको करंट के हमने अलग से आपको दे दिए हैं, करंट के हमने आपको इससे